हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूँ रश्मि। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, पिछली बार यूपी पीजीटी में इससे क्वेश्चन आया था जो हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं उन्हें। फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन इज़ द लाइटेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन जो है, ये जो एलिमेंट है, ये सबसे हल्का एलिमेंट है, ठीक है। और यूनिवर्स में इसकी मात्रा क्या है, सबसे ज़्यादा है, मोस्ट एबंडेंट है। बट हमारे अर्थ पे यानी कि अर्थ क्रस्ट पे ये 10th पोजीशन पे है, 10th मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। ओके, ऐसा क्यों है? जैसा कि आपको पता है कि अर्थ पे गैसेस क्यों एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ एटमॉस्फेयर में गैसेस मौजूद हैं। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो लाइट गैसेस को भी रोक सके, ठीक है। तो जो लाइट गैसेस होती हैं उन्हें रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो लाइटेस्ट गैसें हैं, जो हल्की गैसें हैं, वो कम मात्रा में मौजूद है। इसी तरह से मून पे भी क्या है, मून पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 1/6 है अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि बहुत कम है, यानी कि अर्थ से भी कम है। तो यहाँ पे जो अर्थ पे नॉर्मल गैसेस, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारी गैसेस भी होती हैं। मून पे क्या है, ये भी गैसेस नहीं होती हैं क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स और भी कम होता है, जिसकी वजह से ये इन गैसेस को भी रोक नहीं पाती हैं। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन इज़ फाउंड इन वॉल्केनो गैसेस। जो ज्वालामुखी बर्स्ट होती है उसमें कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल इज एनोमोलस बिकॉज हाइड्रोजन रिसेम्बल्स बोथ एल्कली मेटल्स which is of group first and halogen which is of group 17 elements। जो हाइड्रोजन का पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो क्या है, फिक्स नहीं है। उसे एल्कली मेटल के साथ यानी ग्रुप फर्स्ट के साथ भी रखा गया है और हैलोजन यानी कि ग्रुप 17 के साथ भी उसे रखा गया है। इन दोनों के साथ इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हाइड्रोजन है इन दोनों के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो हो एल्कली मेटल के जैसा भी शो करता है और हैलोजन के साथ भी शो करता है, इसलिए इन दोनों के साथ रखा गया है। ओके, एक एग्जांपल, जैसे कि एल्कली मेटल्स क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं, जैसे कि सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, सोडियम आयन। उसी तरह हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और H+ आयन बनाता है। इसी तरह हैलोजन्स हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, कैटायन एनायंस बनाते हैं लाइक Cl- आयन। उसी तरह से हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, हाइड्राइड आयन बनाता है। ओके, तो सिमिलैरिटी की वजह से इन्हें रखा गया है। और भी प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की, जो ज़रूरी नहीं इनकी सारी प्रॉपर्टी ही सिमिलर होती है। कुछ प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की इन लोगों से डिफरेंट भी होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्साइड, एल्कली का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और जो ऑक्साइड हैलोजन का होता है उसका नेचर एसिडिक होता है। बट जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज रो एलिमेंट बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्ट्रोवर्शियल बिहेवियर। ओके, इसके एनामोलस बिहेवियर की वजह से इसे क्या कहते हैं, रो एलिमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैव ओनली 1 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड नो न्यूट्रॉन। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, याद रखेंगे आप इसे। नेक्स्ट है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इससे भी क्वेश्चन भर भर के आता है, ठीक है। छोटा सा ही पूछेगा लेकिन कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पे हम तीनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं क्या है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, प्रोटियम को 1H1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 या D से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिटियम को 1H3 या T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनकी खास बात क्या है कि जो प्रोटियम है उसमें एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, 0। ड्यूटेरियम जो होता है उसमें प्रोटॉन 1 होता है और उसमें न्यूट्रॉन 1 होता है। ट्रिटियम जो होता है उसमें प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन कितने होते हैं,
2। तो एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब जो प्रोटियम है वो ऑक्साइड बनाता है H2O, ड्यूटेरियम है जो वो ऑक्साइड बनाता है वो D2O होता है। ठीक है, अब डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो D2O है, D2O को ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हैवी वाटर भी कहते हैं। और इस हैवी वाटर की डिस्कवरी कभी कभी पूछ लेता है किसने की है, तो वो यूरे ने की है। ठीक है, हैवी वाटर जो होता है वो मोर विस्कस होता है देन वाटर से भी ज़्यादा विस्कस होता है। जाहिर सी बात है, ड्यूटेरियम का मास क्या है, ज़्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए ये क्या होगा, इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यूज्ड एज मॉडरेटर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, ड्यूटेरियम का यूज़ होता है एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस में इसका मॉडरेटर की तरह यूज़ किया जाता है। क्यों, बिकॉज इट स्लो डाउन फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को स्लो डाउन करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूटेरियम का, यूज्ड एज ट्रेशर कंपाउंड इन डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनके मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है कि हाइड्रोजन जो भी उसमें यूज़ हो रहा है वो किसका हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपने देखा भी होगा मार्कोनिकॉफ रूल में भी देखा होगा, वहाँ पे एक एग्जांपल, जैसे कि वहाँ पे H2O की जगह D2O यूज़ करते हैं तो पता चलता है कि D कहाँ जाके जुड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिज़्म को वहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो स्ट्रांग होती है। किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होती है, पर D2O में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन H2O। D2O का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब H2O को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, बहुत देर तक इलेक्ट्रोलिसिस कर दी जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, D2O में, जिसे हम क्या कहते हैं, हैवी वाटर। ओके, अब जो D2O है और H2O है इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। केमिकल रिएक्शंस इनके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बस डिफरेंस इतना होता है कि सिंस इसका एटॉमिक मास ज़्यादा है ड्यूटेरियम का, इसलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है, होता है। ठीक है, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट। मान लो कोई रिएक्शन है जो कि H2O भी दे रहा है और D2O भी दे रहा है, तो H2O का जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, फास्टर होगा, और जो D2O से रिएक्शन कर रहा है सेम वही इसके कंपैरिजन में स्लो होगा। तो इस जो स्लो हो जाने का जो रीज़न है वो किस रीज़न से है, आइसोटोप की वजह से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। ओके, एक लास्ट बचा है ट्रिटियम, इसके बारे में भी देख लेते हैं, इससे भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। ट्रिटियम से पूछा जाता है कि देख लेते हैं क्या लिखा है, ट्रिटियम फॉर्म्ड बाय रिएक्शन इंड्यूस्ड बाय कॉस्मिक रेज। ठीक है, पूछा जाता है यही कि किस रिएक्शन के इंड्यूस करने से बनता है, कॉस्मिक रे के इंडक्शन द्वारा ही ट्रिटियम का फॉर्मेशन होता है इन अपर एटमॉस्फेयर। सेकंड पॉइंट है इट इज़ रेडियो एक्टिव। ठीक है, ट्रिटियम जो है, ये ट्रिटियम जो आइसोटोप है क्या है, रेडियो एक्टिव है, एंड डीकेज टू एमिट बीटा पार्टिकल। एंड आफ्टर जब ये डीके करता है तो कौन से पार्टिकल्स को एमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स को ये एमिट्स करता है। पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है जो बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है। जाहिर सी बात है ट्रिटियम करेगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ओके, ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, यूज्ड फॉर मेकिंग थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस। ठीक है, एंड एज अ रेडियो एक्टिव ट्रेसर। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि ट्रिटियम जो है बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है। बाकी ड्यूटेरियम के बारे में जितना था हमने बता दिया। ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है D2O में स्ट्रांग होती है देन H2O। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के भी कई डिफरेंट फॉर्म होते हैं, देख लेते हैं। पहला फॉर्म है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है, ये बोलते हैं इसे एटॉमिक हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन।
और इसे बोलते हैं अंडर ब्रैकेट जो होता है न्यू बॉर्न हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। अब इन तीनों के बारे में बताएंगे। तो पहला है एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इट्स वेरी रिएक्टिव, नेसेंट हाइड्रोजन से भी रिएक्टिव होता है। दूसरी चीज़, कभी कभी हाफ लाइफ पूछ लेता है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन की जो हाफ लाइफ होती है 0.33 सेकेंड होती है। थर्ड पॉइंट है कि इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, कि ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको इलेक्ट्रिक आर्क पे क्या किया जाता है, जब इसमें इलेक्ट्रिक आर्क में टंगस्टन ट्यूब में इसको प्रोवाइड किया जाता है, फ्लो किया जाता है, तो यहाँ से क्या होता है, ये एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है। तो वो जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलती है उस वजह से इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ इन वेल्डिंग। आपने देखा होगा दुकानों में जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क पे हाइड्रोजन गैस को फ्लो करते हैं, जिससे वहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेसेंट हाइड्रोजन। तो आपको पता है एटॉमिक हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कहाँ से होता है, इलेक्ट्रिक आर्क से, और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, वेरी रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को हम न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसका प्रोडक्शन कैसे होता है देख लेते हैं। एटॉमिक हाइड्रोजन लिबरेटेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो एटॉमिक हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। ये ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है ये केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जब जिंक को रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ से क्या मिलता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन मिलता है केमिकल रिएक्शन में, इसे हम क्या कहते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन। और ये याद रखेंगे कि नेसेंट हाइड्रोजन का कलर क्या होता है, पिंक कलर का होता है। नेक्स्ट है कि नेसेंट हाइड्रोजन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बट लेस देन एटॉमिक हाइड्रोजन। दैट मीन कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है एड्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन। ये क्या होता है, एड्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एट मेटल सरफेस लाइक पैलेडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑक्लूजन विच ब्रिंग्स केमिकल चेंजेस लाइक रिडक्शन एंड हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, मेटल सरफेस पे जब एड्जॉर्ब करा दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एड्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्लूजन कहते हैं। ठीक है, ऑक्लूजन कहते हैं। और ये किस टाइप के रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, फिर रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। आर्थो और पैरा हाइड्रोजन में क्या होता है, जनरली जब दो एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन। अब डिपेंड करता है कि ये जो एटॉमिक हाइड्रोजन है इनका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, कि इनका स्पिन किधर है। अगर इनके न्यूक्लियस का स्पिन जो है सेम डायरेक्शन में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा उनका स्पिन तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसमें से जो मेजर अमाउंट होता है वो किसका होता है, आर्थो हाइड्रोजन का होता है। पैरा हाइड्रोजन कम अमाउंट में होता है। अगर ज़ीरो टेम्परेचर पे ले तो एट ज़ीरो टेम्परेचर पैरा हाइड्रोजन इज़ 100%। ये दोनों जो हैं ये हाई टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर ज़ीरो टेम्परेचर लेंगे तो पैरा हाइड्रोजन क्या होता है, 100% पैरा हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे पैरा हाइड्रोजन का तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोजन में। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑर्थो हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन पैरा हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो डिफरेंट फॉर्म है, तो एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर नेसेंट हाइड्रोजन, देन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दैट मीन्स H2। ओके, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, फिर ये होता है। नेक्स्ट है इसी तरह ऑक्सीजन जो होता है ना, नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर करेंगे, बाई या फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिल जाएगी और ऑक्सीजन हमें कहाँ मिल जाएगी, एनोड पे। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है। NaCl के एक्वस सोल्यूशन को ही क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। इन्हें जब वाटर से ट्रीट करेंगे
इनका जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे भी एनोड पे क्लोरीन गैस मिल जाती है, यहाँ पे जो है कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस करने को स्टीम रीफॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, नेचुरल गैस जो मीथेन होती है, मीथेन को क्या कहते हैं, नेचुरल गैस। इसे जब वाटर से ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो यहाँ पे CO और H2 का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। इसे हम कहते हैं वाटर गैस और सिन गैस। सिन मतलब सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे शॉर्ट में क्या लिखा गया है, सिन गैस। सिन गैस मतलब सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो CO है और H2 है, इससे बहुत सारे अदर केमिकल कंपाउंड्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है, जैसे कि मिथेनॉल हो गया। ठीक है, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए जिससे इसका फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मीथेन को वाटर से ट्रीट करेंगे, मीथेन यानी नेचुरल गैस को निकल से, तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय लैने प्रोसेस। लैने प्रोसेस में आयरन रॉड लिया जाता है, रेड हॉट आयरन रॉड होती है। जब उस पर स्टीम, ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम जब इसको डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड यहाँ से निकल जाती है, यहाँ पे क्या बचता है, हाइड्रोजन गैस बचता है। ठीक है, ये यहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम वाटर गैस, यानी कि बॉस प्रोसेस। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका UP PGT में क्वेश्चन आया हुआ था। वाटर गैस बॉस प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि कोक लिया जाता है, रेड हॉट कोक लिया जाता है इन द जिसको कार्बन सॉलिड फॉर्म में कार्बन, और इस पर जब स्टीम को फ्लो कराया जाता है कार्बन पे। ठीक है, यहाँ पे गैस लिखा है, मतलब कि जो स्टीम है उसको कार्बन पे फ्लो कराया जाता है, तो यहाँ से वाटर गैस मिलती है। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वाटर गैस मिलती है। इसे क्या कहा जाता है, एक चीज़ कहा जाता है, इसे कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, कार्बन को जब स्टीम से के साथ ट्रीट करते हैं रेड हॉट कोक को, तो हमें वाटर गैस मिलती है, जिसे हम इस प्रोसेस को हम कोल गैसिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि ये तो यहाँ से मिक्सचर जो मिलता है, तो इसमें से जो है हाइड्रोजन है उसको सेपरेट करने में क्या होती है, थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको इजी वे में करने के लिए क्या किया जाता है, और ज़्यादा इस वाटर गैस के मिक्सचर में और भी ज़्यादा स्टीम फ्लो कराया जाता है। ठीक है, जब स्टीम इसमें ज़्यादा फ्लो कराते हैं तो और उसमें ये कैटलिस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये होता है, ये आयरन क्रोमेट ले लेते हैं, या फिर ये जो फेरिक ऑक्साइड है या आयरन ऑक्साइड है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, ये जो फेरिक ऑक्साइड है क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, या तो इनका मिक्सचर ले लें या तो हम ये आयरन क्रोमेट ले लें, इन दोनों में से कोई एक एज ए कैटलिस्ट ले लेते हैं। तो ये रिएक्शन कराने में हेल्प करते हैं। कैसे कि जब हम मोर अमाउंट ऑफ स्टीम इसमें फ्लो कराते हैं तो क्या होता है, ये वाटर इस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है और ज़्यादा अमाउंट में क्या बनाता है, इसको इस कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो जब ये CO ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होने लगेगा तो हमारा ये हाइड्रोजन क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है, वो इस रिएक्शन को कहा जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। इस वाटर गैस को क्या कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, किसमें, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट प्रोड्यूस करने में, किसका, हाइड्रोजन का। तो वहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ था और उसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन है। ठीक है, तो उसमें से कई सारे ऑप्शंस दिए थे, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये रिएक्शन था। ठीक है, रिएक्शन इस तरीके से भी दिया जा सकता है, इसमें मेनली क्या करता है, ये जो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि CO वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और किस में कन्वर्ट होता चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसको एक बार क्लियर कर दें। ओके, तो समझ में आ गया होगा वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन क्या हुआ, कि सिंपली जब वाटर गैस को हम स्टीम से ट्रीट करेंगे, मोर अमाउंट ऑफ स्टीम, तो CO रिएक्ट विथ स्टीम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से हाइड्रोजन फ्री हो जाता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड को ईजिली रिमूव नहीं कर सकते थे।
ठीक है। तो रिमूवल ईजिली बाय सोडियम आर्सेनेट सोल्यूशन, सोडियम आर्सेनेट सोल्यूशन का यूज़ करके यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ईजिली रिमूव कर दिया जाता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन मिल जाती है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब इस वाटर गैस में हम कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे मेथेनॉल मिल जाता है, ठीक है। ये भी एक रिएक्शन है, आप देख लेंगे। और एक चीज़ और इसका रिएक्शन दिया हुआ कि जब वाटर गैस में अगर हम उसको एल्कीन से ट्रीट करें, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, CO4 होल ट्वाइस के प्रेजेंस में, ठीक है। इसके प्रेजेंस में जब हम एल्कीन को ट्रीट करेंगे वाटर गैस से तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड मिल जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन और ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है। एल्कीन से वाटर गैस का यूज़ करके इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड में अगर हम हाइड्रोजन गैस क्या करें, फ्लो करा दे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दे तो क्या मिल जाता है, एल्कोहल। बट आप ये याद रखेंगे इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, हाइड्रोफॉर्मिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है प्योर हाइड्रोजन। प्योर हाइड्रोजन भी अगर हम मैग्नीशियम और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करें तो यहाँ से जो हमें हाइड्रोजन मिलती है वो प्योर फॉर्म में ही मिलती है, ठीक है। वहाँ से हमें प्योरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। अभी जैसे हमें यहाँ पे क्या मिलता था, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलता था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर मिलता था जिसे हमें फिर से रिमूव करना पड़ता था, बट यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन मिल जाती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसको अगर हम हैलोजन के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें हैलोजन एसिड्स मिलेंगे, ठीक है। लाइक जैसे कि यहाँ पे एक अगर एग्जांपल लिखें, हाइड्रोजन एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन, हैलोजन में कुछ भी ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, HCl, ठीक है। नेक्स्ट है हैबर प्रोसेस, बोलते हैं अमोनिया के फॉर्मेशन को। तो यहाँ से हम अमोनिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करके। जब हाइड्रोजन को हम नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आयरन एंड मॉलिब्डेनम एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो हमें यहाँ से क्या मिलती है, अमोनिया। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हैबर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जब हाइड्रोजन को मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड से हाइड्रोजन क्या करता है, मेटल को रिमूव कर देता है और यहाँ पे क्या बन जाती है, H2O। अब ये याद रहे आपको कि एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को ये रिमूव नहीं करता है, उनके ऑक्साइड्स को रिमूव नहीं करता है। ये लाइक एग्जांपल हो गया जैसे आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया, Fe3O4 हो गया। अगर इसको हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, Fe अलग हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किया, इसमें से मेटल को रिमूव कर दिया। लाइक इसी तरह से अगर कॉपर ऑक्साइड है, इसको भी अगर हम हाइड्रोजन से ट्रीट कर दें तो कॉपर मेटल यहाँ से क्या होगा, अलग हो जाएगा, H2 हो जाएगा। बट यहाँ पे एल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अगर ऑक्साइड है तो हाइड्रोजन उनको रिमूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मेटल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल में को अगर हम हाइड्रोजन से ट्रीट करें, वेजिटेबल ऑयल को अगर हम हाइड्रोजन से ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, तो क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, वनस्पति घी, ठीक है। इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है। तो वेजिटेबल ऑयल कैसा ऑयल होता है, ये एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक है। यानी कि अनसैचुरेटेड फैट गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट, जिसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति घी, ओके। तो जब हम वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, इट गेट कन्वर्टेड इनटू वनस्पति घी। इसे बोलते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये क्या होता है, एक तरीके से ईडिबल होता है। कुकिंग में हम इसी का यूज़ करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट का। अगर हम कुकिंग में सैचुरेटेड फैट का यूज़ करें तो सैचुरेटेड फैट क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है, नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो सैचुरेटेड ऑयल का यूज़ खाने में नहीं करना चाहिए। ये कार्सिनोजेनिक भी होता है। कार्सिनोजेनिक क्यों होता है, क्योंकि इसमें किस कैटलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, निकिल का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और निकिल कैसा मेटल होता है, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कॉज करता है। इसलिए भी ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो
जनरली वेजिटेबल ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब और भी इम्पॉर्टेंट ऑयल होते हैं क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इस ऑयल का ही यूज़ करना चाहिए इन द कुकिंग। बट आप ये याद रखेंगे, ये एक सिंपल सा है, कभी कभी पूछ लेता है। अनसैचुरेटेड फैट गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कैटेलाइज्ड बाय निकेल। नेक्स्ट है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? हाइड्राइड्स आर एनायन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज H माइनस आयन। अभी हाइड्राइड्स जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, कई मतलब 3 टाइप्स के ही होते हैं मेनली। पहला होता है आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स भी बोलते हैं इन्हें। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख के रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट है दीज हाइड्राइड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि आयनिक हाइड्राइड किससे बनते हैं? ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, इसे हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक चीज़ बोलते हैं हाइड्रोलिथ। बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है जनरली आयनिक या सेलाइन हाइड्राइड्स नहीं बनाते क्योंकि ये क्या है, ये कैसा हाइड्राइड बनाते हैं? ये कोवैलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, और पॉलीमेरिक फॉर्म में भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन और मॉल्टन स्टेट लिबरेटिंग हाइड्रोजन एट एनोड। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, NaBH4 एक्सेट्रा। एल्कली मेटल्स हाइड्राइड जो होते हैं उनका हम कहाँ यूज़ करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स बनाने में। इन रिड्यूसिंग एजेंट्स का LiAlH4 और जो NaBH4 है, इन दोनों का यूज़ कहाँ किया जाता है? जनरली ऑर्गेनिक सिंथेसिस में ज़्यादा यूज़ होता है इनका एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, कैसे प्रिपरेशन करते हैं? यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कि लिथियम हाइड्राइड को एल्यूमिनियम क्लोराइड से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे B2H6 से सोडियम हाइड्राइड को ट्रीट करेंगे तो सोडियम बोरेट यहाँ पे मिल जाता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट है सेकेंड कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स आप इसको भी देख के रिवाइज कर लें। दीज आर फॉर्म्ड बाय P ब्लॉक एलिमेंट्स। कोवैलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड कौन बनाते हैं? P ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखेंगे, कोवैलेंट हाइड्राइड जो हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता जाता है। तो ये जो भी इनके हाइड्राइड्स होंगे उनके भी क्या होगी? एसिडिटी बढ़ती जाएगी। HF ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर वाटर होता है, फिर अमोनिया होता है। अमोनिया किस नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है, यानी ये बेसिक हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये क्या हो गया? एसिडिक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या मेंशन हुआ है कि जो हाइड्राइड है, उन हाइड्राइड जो बनाता है हाइड्रोजन, उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो क्या करेगा? एसिडिक कैरेक्टर उनका बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिसिटी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम डाउन इन द ग्रुप। ग्रुप में जो हाइड्राइड्स होंगे, ग्रुप में डाउन टू टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? बेसिसिटी घटती है। ठीक है, जैसे कि अमोनिया है, PH3 है, AH3 है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये तीनों क्या है? सेम ग्रुप के हैं, पर जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो उनके हाइड्राइड की बेसिसिटी क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। सबसे ज़्यादा बेसिक अमोनिया होगा, फिर PH3 होगा, फिर ASH3 होगा। नेक्स्ट है इट मे बी कोवैलेंट हाइड्राइड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड भी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड भी बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड भी बनाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड का मतलब है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, जैसे BH3 हो गया, AlH3 हो गया, INH3 हो गया, ये इंडियम है। ठीक है, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स जनरली
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, ये N का मतलब हो गया कि ये पॉलीमेरिक फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। दैट मीन्स कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होगा हाइड्रोजन के ही होगा। ठीक है, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स बनाते हैं। ओके, जैसे CH4 SiH4, जर्मेनियम हो गया, GeH4 हो गया, ये सब टाइप ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड हैं और होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। दैट मीन्स कि जो सेंट्रल मेटल होगा, हाइड्राइड जिसके साथ बन रहा है, उस मेटल पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। दैट मीन्स कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास। ठीक है, PH3 हो गया, H2S हो गया, HF हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स है जो आप याद रखेंगे। और जनरली इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड ग्रुप 15, 16 और 17 के एलिमेंट्स बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेटालिक हाइड्राइड और इंटरस्टिशियल और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स भी बोलते हैं इन्हें, ये भी आप याद रखेंगे। इसमें भी कुछ पॉइंट्स आप देख लें। दीज आर फॉर्म्ड बाई D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स या मेटालिक हाइड्राइड्स D and F ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजिशन इन द मेटल लैटिस विदाउट डिस्टर्बिंग एक्चुअल स्ट्रक्चर। लैटिस का जो भी स्ट्रक्चर है विदाउट उन्हें डिस्टर्ब किए हाइड्राइड्स क्या होते हैं, बीच बीच में वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे LaH2 2.8 है, TiH 1.73 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है हाइड्रोजन का वो एक होल नंबर में नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो एक फ्रैक्शन में है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक हाइड्राइड भी बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, होल नंबर में इनका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। और इंटरस्टिशियल इसलिए बोला गया है कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं ये मेटल लैटिस के बीच बीच में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। इससे मेटल का लैटिस भी डिस्टर्ब नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो है हाइड्रोजन को स्टोर रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ मेटालिक हाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ कोवेलेंट हाइड्राइड ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है एग्जिबिट मेटेलिक प्रॉपर्टी एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9। याद रखेंगे कि 7, 8, 9 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। दिस रीजन इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप। जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, पैलेडियम है, इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, हाइड्राइड गैप। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। थोड़ा सा वाटर के बारे में देख लेते हैं क्या है। वाटर, प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जो प्योर वाटर होता है वो हीट का कंडक्टर नहीं होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस फिर कैसे की जाती है वाटर की। तो वाटर की जो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है उसमें सम अमाउंट ऑफ क्या मिला दिया जाता है, एसिड। ठीक है, हल्का सा उसको एसिडिक कर दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पॉसिबल होता है। प्योर वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, इसका जो वाटर का मेन बेनिफिट है वो क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है। इसको एज ए सॉल्वेंट हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी कर लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होता है और डाइपोल मोमेंट भी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये आप याद रखेंगे दोनों पॉइंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। क्या होता है ये, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, यानी कि दो चार्ज के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा, वो कंपाउंड जो है उतना ही ईजिली क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इसका ज़्यादा है, यानी कि जो जब इसमें कोई कंपाउंड डाला जाता है तो उनके बीच के चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे वो क्यूब ब्रेक होकर के वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। हाई डाइपोल मोमेंट होता है वाटर का। दैट मीन्स कि पोलैरिटी ज़्यादा होती है। पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन पावर भी इनको अपोजिट पोल के मॉलिक्यूल को ईजिली क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 फेज में आपको पता है कि वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस। ठीक है, तो तीनों फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इसको आप देख लेंगे। गैसियस स्टेट में क्या होता है, गैसियस स्टेट में H2O एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट H2O मॉलिक्यूल, सिंगल H2O मॉलिक्यूल की तरह ही ये एग्जिस्ट करता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर इसका हो जाता है बेंट शेप या वी शेप, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। इनका बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5 डिग्री। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट की बात करें तो ईच H2O मॉलिक्यूल सराउंडेड बाई 4 अदर H2O मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रली। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है टेट्राहेड्रली। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड यूजिंग इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनका यूज़ करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनाता है। ठीक है, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी जो इसके हाइड्रोजन है वो अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट जो होता है वाटर का उसे हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। ठीक है, और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इट फॉर्म ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर बनाता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर विच वैकेंट स्पेसेस बिटवीन देम। और जो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, वैकेंट स्पेसेस होते हैं, और जो वैकेंट स्पेसेस होते हैं ड्यू टू वैकेंट स्पेसेस डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है, यहाँ पे मिसिंग है लो, लोअर देन वाटर। और इस वैकेंट स्पेस की वजह से आइस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किससे, वाटर की। वाटर का जो एरिया होता है, आइस का जो एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, बट क्या होता है वो बीच बीच में खोखला होता है। अब कोई भी सामान बीच बीच में खोखला होगा तो ऑटोमेटिक उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, वो उतनी ही हल्की होगी। तो यही चीज़ होती है आइस के साथ, आइस के बीच बीच में क्या होती है, वैकेंट स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और उसकी वजह से ही वो पानी पे क्या होते हैं, तैरते हैं। ठीक है, वाटर की डेंसिटी आइस से ज़्यादा होती है। हालांकि रियल में क्या होता है कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड से कम होती है, बट इट इज़ एक्सेप्शन इन द केस ऑफ वाटर। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है इस वैकेंट स्पेस की वजह से ही होता है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज़्यादा होती है। और जो D2O है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, उसकी डेंसिटी 11.6 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा होती है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला है हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन ऑफ वाटर रिएक्ट विथ आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्मिंग एसिड्स और बेसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है हाइड्रोलिसिस, एक होता है हाइड्रेशन। ठीक है, 2 प्रोसेस होता है, एक होती है हाइड्रोलिसिस और एक होता है हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि जिसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है उसमें वाटर के आयंस रिएक्ट करते हैं, H+OH माइनस आयन रिएक्ट करते हैं, और जिसका हाइड्रेशन किया जाता है उससे कौन रिएक्ट करता है, H2O रिएक्ट करता है एज ए H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, और जब H2O मॉलिक्यूल एज ए कंप्लीट मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है जा करके। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो अभी क्या है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी कि H+ और OH माइनस आयन रिएक्ट करेंगे। तो सिंस ये दोनों आयंस बनते हैं इसलिए ये एसिड और बेसिक दोनों की तरह कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, अब जैसे कि PCl5 के साथ अगर वाटर को ट्रीट कर दे तो H3PO4 एक एसिड बनता है, PCl3 के साथ H3PO2 बनता है, फेरस सल्फेट के साथ फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड के साथ अगर इस वाटर ट्रीट करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्या बनता है साथ में, अमोनिया बनता है। ये दोनों का नेचर कैसा है, बेसिक, ये दोनों का नेचर कैसा है, एसिडिक, यानी कि एसिड बेस दोनों बनाता है।
नेक्स्ट है हाइड्रेट फॉर्मेशन। अभी हमने बताया कि जब एज ए हाइड्रेशन इसको यूज़ करेंगे तो ये H+ या OH- में ब्रेक नहीं करेगा, एज इट इज़ पूरा मॉलिक्यूल जा कर के इससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू कोऑर्डिनेट हो जाता है सेंट्रल मेटल एटम से, और यहाँ पे क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर में क्या होता है, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करें। तो यहाँ पे क्या है, वाटर बिहेव एज ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस, यानी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, दे भी सकता है और ले भी सकता है। अब जैसे अमोनिया के साथ यहाँ पे कर रहा है रिएक्शन, तो क्या बना रहा है, अमोनियम आयन एंड OH- आयन। ठीक है। और H2O के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, H3O+ आयन और HS- आयन। ओके। तो नेक्स्ट है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इसको भी देख लेते हैं। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, इट लेदर विथ सोप। ठीक है, सोप के साथ ये लेदर प्रोड्यूस करता है सॉफ्ट वाटर। फॉर एग्जांपल जैसे रेन वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, ये क्या है, काइंड ऑफ सॉफ्ट वाटर है। बट हार्ड वाटर क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, हार्ड वाटर से। हार्ड वाटर क्या होता है, इट डज नॉट लेदर विथ सोप, सोप के साथ ये लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है। जैसे कि सी वाटर है, सी वाटर में आप कपड़े धुलेंगे तो साफ़ नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लेदर प्रोड्यूस ही नहीं कर होगा, लेदर प्रोड्यूस नहीं होगा तो कपड़े से मैल निकलेगी नहीं। नेक्स्ट है इट इज़ बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। होता क्यों है हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस होती क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कौन सा मेटल होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब हार्डनेस जो होती है वाटर की वो भी 2 टाइप की होती है, टेम्प्रोरी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टेम्प्रोरी हार्डनेस होती है, टेम्प्रोरी हार्डनेस होती है इनकी वजह से। बट व्हेन इट प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जब इनके क्लोराइड और सल्फेट मौजूद होंगे तो कैसा हार्डनेस रहेगा, वाटर का परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, तो इन दोनों को रिमूव करने के मेथड्स भी हैं, देख लेते हैं। पर टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है, दिस इज़ बाय बॉइलिंग एंड सेकंड इज़ बाय क्लार्क मेथड। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स को बॉयल कर दिया जाता है। तो उसमें से क्या होता है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जब हीट करेंगे तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स और जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। बट कैल्शियम के बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, जब हीट करेंगे तो ये इन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। सेकेंड मेथड क्या था, क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में क्या करते हैं, लाइम का यूज़ करते हैं। लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करेंगे तो क्या बनेगा, ये बाइकार्बोनेट के साथ जो है प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ये कैल्शियम बनाएगा और ये किस में कन्वर्ट होगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में ही कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से सिंपली टेम्प्रोरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। परमानेंट हार्डनेस को देखते हैं कैसे रिमूव करेंगे। पहला है बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसे। वॉशिंग सोडा का यूज़ करेंगे तो जो भी क्लोराइड्स और सल्फेट हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनको सिंपली जब सोडियम कार्बोनेट्स यूज़ करेंगे तो मेटल कार्बोनेट निकल जाएगा, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और NaCl और साथ में सोडियम क्लोराइड और Na2 सोडियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, बाकी इनको फिल्ट्रेट करके क्या करेंगे, वाटर को अलग कर लेंगे। सेकंड है कैल्गन मेथड। कैल्गन मेथड क्या होता है, कैल्गन मेथड में यहाँ पे ये जो
कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Na6P6O18, इसे कैल्गन बोलते हैं। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं Na2Na4PO3 का होल 6। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसे क्या बोलते हैं, कैल्गन बोलते हैं। इस कैल्गन को जब इस मेटल क्लोराइड और मेटल सल्फेट के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हेक्सामेटाफॉस्फेट अलग हो जाएंगे और साथ में क्या होगा, उसके रिस्पेक्टिव साल्ट के भी प्रेसिपिटेट निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव कर सकते हैं। कौन कौन सा मेथड यूज़ करके, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, बाय कैल्गन मेथड। नेक्स्ट है एक आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या यूज़ किया जाता है, परम्यूटेट यूज़ किया जाता है, जिसे जियोलाइट भी बोलते हैं। परम्यूटेट को ही जियोलाइट भी बोलते हैं और इसका जनरल फार्मूला होता है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को क्या बोलते हैं, जियोलाइट या परम्यूटेट बोलते हैं। इस कंपाउंड का भी यूज़ करके परमानेंट हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक रेजिन मेथड का यूज़ करके। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जब परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करेंगे सिंथेटिक रेजिन मेथड का यूज़ करके, तो वहाँ से जो हमें वाटर मिलता है वो कैसा वाटर मिलेगा, डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा, दैट इज़ कि डीमिनरलाइज्ड वाटर। ठीक है, उसमें कोई भी मिनरल नहीं होगा। तो कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि डीमिनरलाइज्ड या डिस्टिल्ड वाटर किस मेथड से मिलता है, तो सिंथेटिक रेजिन मेथड से मिलता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ EDTA। ये EDTA एक लिगेंड होता है, इसका जो है कंपाउंड होता है, लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है। ठीक है, इसका यूज़ करके क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ करके हार्डनेस ऑफ वाटर को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ हार्डनेस एक्सप्रेस्ड इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं यहाँ से कि स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताइए। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं कि H2O2 की डिस्कवरी किसने की थी, LJ थेनॉर्ड ने, और इसको ऑक्सीजनेटेड वाटर भी पहले बोला जाता था। अब स्ट्रेंथ देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है 680x/227। ठीक है, ये किस में है, ये आपका लीटर में है। अगर ml में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 00 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो x है वो क्या है, x है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे पूछा जाता है, अभी एक एग्जांपल से हम आपको बताएंगे। सेकंड है नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी स्ट्रेंथ निकालते हैं x/5.67, मोलैरिटी के फॉर्म में निकालते हैं x/11.35। ये तीनों फार्मूला आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, वहाँ पे डेटा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अब स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को एक्सप्रेस किस में किया जाता है, तो ग्राम पर लीटर में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे है। मोल पर लीटर में भी किया जाता है, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में भी किया जाता है, जैसे कि ये फॉर्मूला है। वॉल्यूम के फॉर्म में किया जाता है, ppm पर मिलीग्राम पर लीटर भी है। ठीक है, ppm में, मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, तो इसका एस्टिमेशन किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ H2O का। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन एज वॉल्यूम। कंसंट्रेशन एज वॉल्यूम जब हमें निकालना होगा तो उसको कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेंथ को। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज, अगर कह रहा है कि 20 वॉल्यूम है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज 20 वॉल्यूम, दैट मीन्स 1 लीटर ऑफ H2O2 सोल्यूशन ऑन हीटिंग गिव्स 20 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। ठीक है, अगर आपसे कह रहा है कि 20 वॉल्यूम स्ट्रेंथ है इस H2O2 सोल्यूशन का, तो इसका मतलब हो गया कि जो 20 वॉल्यूम की बात कर रहा है ये क्या है, 20 लीटर किसका है, ऑक्सीजन का है एट STP। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमें एक्सप्रेस करना हो स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तो इसको कैसे करेंगे, ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ H2O2 सोल्यूशन।
ठीक है। जो भी H2O2 का ग्राम में वेट दिया होगा प्रेजेंट इन 100, ये याद रहे 100 ml में होना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ 5 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। 5 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या हो गया, 5 वॉल्यूम है, दैट मीन्स कि क्या है 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन है एट STP, किसमें, यानी कि H2O2 से में कितना है 5 लीटर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमें स्ट्रेंथ निकालनी है, तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सीधे से लगा देंगे अभी, जैसा कि यहाँ पे ऊपर हमने आपको बताया है। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपली लगा देंगे। तो जब यहाँ पे लिखेंगे 680 मल्टीप्लाइड बाई x 227, x की वैल्यू क्या दी हुई है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद से यहाँ पे 15.179 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, अगर हमसे परसेंटेज में आंसर दिया होता या ऑप्शन में परसेंटेज में स्ट्रेंथ दिया होता तो उसको हम कैसे निकालते, उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि ये जो ग्राम पर लीटर में दिया हो पर लीटर है, तो अभी हमने क्या कहा परसेंटेज किस में है, पर 100 ml में है, तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ml को लीटर में चेंज कर, लीटर को ml में चेंज करने के लिए 1000 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा 1.5%। ठीक है, ये ग्राम पर लीटर में हो जाएगा और ये परसेंटेज में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे है बाई ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2-alkyl एंथ्राक्विनोल। 2-alkyl एंथ्रा, ये क्या है 2-alkyl एंथ्राक्विनोल है, इसका हाइड्रोजिनेशन कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2-alkyl एंथ्राक्विनोल मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, ये क्विनोन था, एंथ्राक्विनोन है, नॉल नहीं एंथ्राक्विनोन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एंथ्राक्विनोल मिल जाएगा और फिर जब इसका एयर इस पर फ्लो कराएंगे यानी ऑक्सीजन से ट्रीट करेंगे तो फिर से हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा, एंथ्राक्विनोन मिल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एंथ्राक्विनोन है, ये एंथ्राक्विनोल है। नेक्स्ट मेथड है इसको बनाने का बाय एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड। बेरियम पेरोक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, 8 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड से सिंपली जब ट्रीट कर देंगे बेरियम पेरोक्साइड को तो यहाँ से बेरियम सल्फेट मिल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्रिस्टल फॉर्म ऑफ वाटर क्या होगा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम सल्फेट। ठीक है, तो इसकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है विच इज़ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम एंड इन अल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम में जब H2O2 होगा तो वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, H2O में, और अगर अल्कलाइन मीडियम में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो H2O2 किस में रिड्यूस हो जाएगा, OH माइनस आयन में। ठीक है, तो देख लेते हैं कि एसिडिक मीडियम में क्या है। एसिडिक मीडियम में आयरन 2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयरन 3+ में। लेड सल्फाइड लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। H2S किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर में। और जो पोटेशियम आयोडाइड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में। ठीक है, और अगर हम एल्कलाइन मीडियम लें तो एल्कलाइन मीडियम में Fe2+ गेट कन्वर्टेड इंटू Fe3+, Mn2+ गेट कन्वर्टेड इंटू Mn4+। तो ये सिंपल चेंजेस जो है, सिंपल कन्वर्जन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी अगर एसिडिक मीडियम में करेंगे तो MnO4- गेट कन्वर्टेड इंटू Mn2+, OCl- गेट कन्वर्टेड इंटू Cl-, MnO2 गेट कन्वर्टेड इंटू MnSO4। अगर एल्कलाइन मीडियम की बात करें तो आयोडीन गेट कन्वर्टेड इंटू आयोडाइड आयन, MnO4- गेट कन्वर्टेड इंटू MnO2। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की क्या है ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, H2O में और एक नेसेंट ऑक्सीजन में।
तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है डिकम्पोजिशन के बाद से, यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जब कलर्ड मैटर के साथ मिलाया जाता है तो वही उस मैटर को क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम एल्कीन को ट्रीट करें हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल में। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम यहाँ पे एसिडिक, ठीक है, एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 का यूज़ करते तो भी ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकॉल्स में। ठीक है, यूजेस की बात करें तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ होता है एंटी क्लोर के फॉर्म में, यानी कि क्या करता है, क्लोरीन का रिमूवल करता है। क्लोरीन गेट रिमूव्ड इन प्रेजेंस इन द सोल्यूशन में जो भी क्लोरीन होता है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो उसे हम उस फॉर्म, इसलिए इसका यूज़ हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का किसके फॉर्म में यूज़ करते हैं, एंटी क्लोर के फॉर्म में। पर हाइड्रॉल की तरह भी यूज़ होता है। ठीक है, पर हाइड्रॉल कब बोलते हैं, जब 30% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, पर हाइड्रॉल बोलते हैं। इसका यूज़ कैसे होता है, एज ए एंटीसेप्टिक। तीसरा, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, अभी ऊपर हमने बताया। चौथा, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, लाइक बैक्टीरिया हो गया। अदर क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रॉकेट प्रोपिलेंट की तरह यूज़ करते हैं। रॉकेट प्रोपिलेंट की तरह, दैट मीन्स कि रॉकेट प्रोपिलेंट क्या होता है, काइंड ऑफ फ्यूल होता है। ठीक है, जो रॉकेट्स में क्या किया जाता है, फिल कर दिया जाता है। ये जो रॉकेट होता है यहाँ पे एज अ फ्यूल इसको फिल कर दिया जाता है। तो क्या होता है, ये रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करने का काम करता है। ठीक है, जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, H2O2 क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो जब इसका ऑक्सीडाइज होगा तो भारी मात्रा में क्या करते हैं, ये गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो भारी मात्रा में गैस प्रोड्यूस करेंगे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो रॉकेट कहाँ जाएगा, इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एज ए रॉकेट प्रोपिलेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि रॉकेट प्रोपिलेंट क्या करते हैं, रॉकेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या होता है। पहले इसका स्ट्रक्चर दिया गया था इस तरीके से कि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड था। ठीक है, इसे बेयर्स फार्मूला बोलते थे। सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर दिया गया किंगजेट फार्मूला बोलते हैं इसे। इसमें एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जोड़ दिया गया। पर जो इसका रियल स्ट्रक्चर था वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 क्या होता है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एंड इट रिजेंबल विथ ओपन बुक की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, जब गैस फेज में होगा और जब सॉलिड फेज में होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन बना हुआ है, ये इनके बीच का बॉन्ड एंगल है 94.8। ये बॉन्ड लेंथ दिया हुआ 95.0 pm 147.8 pm, और ये दिया हुआ है 111.5 डिग्री। इसको बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। डाईहेड्रल एंगल क्या होता है कि जो इंटरप्लेनर है ना, इन दो इंटरप्लेनर एंगल के बीच को क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल बिटवीन टू प्लेन। वही चीज़ यहाँ पे भी है, डाईहेड्रल एंगल है। अब याद ये रखना है कि गैस फेज में ये डाईहेड्रल एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सॉलिड फेज में ये डाईहेड्रल एंगल कम हो जाता है। ये एंगल भी ये एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और यहाँ पे ये एंगल क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा उसका बॉन्ड। तो ये हो गया इनका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो ये था आज का हाइड्रोजन का वीडियो फॉर रिवीजन। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपका लेके आएंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। ओके, और जब एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, और ये कल अपलोड हो जाएगा आपका। ओके, अब लेट नहीं होगा, आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, बस आप जुड़े रहिए। इसके बाद से जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वीडियो आएगा, उसके बाद से इसका जो MCQs आएगा, उसी MCQs में आपका हाइड्रोजन का भी MCQs होगा। ठीक है, हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ ही आपको मिल जाएगा। ओके, तो गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।